सब्सिडरी अलायंस की बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाते जाते की थी और हम लोगों ने देखा था कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में अंत में कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट की बात करेंगे कि ये जो मराठा स्टेट है वो कैसे, मराठा क्षेत्र जो है वो कैसे अंग्रेजों के कब्जे में, नियंत्रण में चलते चले गए। तो यहां पर एनेक्सेशन ऑफ मराठा स्टेट में लिखा हुआ है कि आफ्टर द कंट्रोल ऑफ कार्नेटिक एंड डेक्कन रीजन लॉर्ड वेलेस्ली टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मराठाज। कार्नेटिक गया, यानी कि जो दक्षिण वाला क्षेत्र था गया, जिसमें डेक्कन वाला भी क्षेत्र चला गया, मैसूर वाला भी हम लोगों ने देख लिया कैसे हैदर अली टीपू सुल्तान का हस्र हुआ अंग्रेजों के द्वारा। अब उसके बाद हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस देखा कि कैसे लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो अपने गवर्नर जनरल के शासनकाल में जबरदस्ती से इंडियन शासकों से अपनी गुलामी करवाता था अलग अलग माध्यमों के तरीके से। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहेंगे और बात करेंगे कि कैसे ये जो लॉर्ड वेलेस्ली था वो सब्सिडरी अलायंस के बाद अब उसका जो ध्यान है वो चला गया मराठाओं को अपने वश में करने का, या फिर कहे तो मराठा क्षेत्र को हड़पने का, या फिर मराठा साम्राज्य को समाप्त करने का। The Maratha had emerged as a possible alternative of the Mughal, क्योंकि मुगल के जाने के बाद मराठा जो था वो मराठाज जो थे वो एक बेहतर विकल्प के तौर पर बनते जा रहे थे भारतीयों के लिए। बट दिस रिसर्जेंस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये चीजें ज्यादा समय तक चली नहीं और जिन लोगों को लगा कि मराठाज भी जो हैं मुगलों के जैसे ही पराक्रमी होकर भारत पर शासन कर लेंगे, वो चीजें हुई नहीं। बहुत जल्दी ही इन सारी चीजों की पोल खुल गई, बहुत जल्दी ही मराठा जो हैं वो धाराशायी हो गए। 4 मराठा चीफ गायकवाड़, 4 मराठा चीफ की यहां पर बात हो रही है। बड़ौदा के गायकवाड़ की, नागपुर के भोसले की, ग्वालियर के सिंधिया की और इंदौर के होलकर की। डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, इन सब ने अपना अपना स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। बड़ौदा क्षेत्र जो आज भारत के गुजरात राज्य का क्षेत्र है, वहां के गायकवाड़, भारत के आज के महाराष्ट्र राज्य का एक क्षेत्र है नागपुर, वहां के भोसले, भारत के मध्य प्रदेश का 2 क्षेत्र, एक ग्वालियर और मध्य प्रदेश राज्य का 2 क्षेत्र, एक ग्वालियर और एक इंदौर, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, इन सब ने अपना अपना स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। The British took advantage of the internal conflict within the Marathas clan, और यहीं पर अंग्रेजों को इसका फायदा लेने की बातें ध्यान में आई कि क्यों ना अब हम लोग इसका फायदा उठाए, क्योंकि ये कुल, क्लैन का मतलब हिंदी में कुल होता है, CLAN, क्लैन मतलब कुल, क्योंकि ये सब कुल तो आपस में ही बटे हुए, ये सारे जो हैं ये अपने आप में ही विभाजित हैं। मुगल जो था वो तो एक मुगल शासक होता था तो पूरा मुगल साम्राज्य को चलाता था। यहाँ पर मराठा जो हैं वो एक गायकवाड़ मराठा हो गए, एक भोसले मराठा हो गए, एक सिंधिया मराठा हो गए, एक होलकर मराठा हो गए, और सब अपने आप को कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना अपना स्वतंत्रता लेकर चलेंगे, हम सब एक नहीं होंगे। तो इन सारे कन्फ्लिक्ट को, इन सारे मतभेद को, मन मुटाव को अंग्रेजों ने भाप लिया और उनको लगा कि ये सारी चीजें उनके हित में जाएगी अगर ये इसका अच्छे से फायदा लाभ उठा लें। आफ्टर 43 years 1775 to 1818, 43 ईयर यानी कि 43 साल के बाद, जो कि 1775 से 1818 की बात आती है, उसके बाद एंड 3 wars they ultimately managed to bring the Marathas under their control। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने देखा कि ये सारी चीजें हो रही है, सब अलग अलग कुल में बटे हुए मराठा, मुगल जैसे एक जगह पर है नहीं, तो फिर इन्होंने इस चीज को, यानी कि मराठा क्षेत्र को, मराठाओं को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अलग अलग युद्ध लड़ा, जिसमें लगभग 43 साल 1775 से 1818 तक का समय लगा, जिसमें मुख्यतः 3 युद्ध हुए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, और इसके बाद मराठा जो है वो आत्मसमर्पित हो गया अंग्रेजों के समक्ष, यानी कि समकक्ष, यानी कि मराठा जो है वो नियंत्रण में चला गया अंग्रेजों के।
तो अब हम लोग वही करके जो 3 वार हुए थे उसी को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार पर। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है ये क्या कहता है, कब से कब में हुआ था, अब इसकी बात शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठाज वार, द फर्स्ट एंग्लो मराठाज वार जो है ये 1775 से 1782 यानी कि 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 टोटल 7 साल का यह समय लेता है। इसमें क्या कहता है, पेशवा माधवराव डाइड इन 1772। पेशवा माधवराव जो पेशवा थे वो 1772 में मर जाते हैं। एंड डाइड और किल्ड में अंतर होता है। डाइड का मतलब होता है अपने से मरना या फिर किसी बीमारी से मरना या फिर मर जाना, जबकि किल्ड का मतलब होता है मार देना, यानी कि किसी और व्यक्ति के द्वारा मार देना, चाहे वो युद्ध में हो या फिर जो भी चीजें हो, तो वो जो है वो किल्ड होता है। और डाइड का मतलब होता है खुद से मरना। दोनों का मतलब मरना होता है, किल्ड बाय अदर पर्सन, डाइड बाय एज या फिर बाय हेल्थ, जो भी कह ले। तो यहां पर डाइड है तो यानी कि पेशवा माधवराव जो है वो 1772 में उनका निधन हो गया। एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर नारायण राव। और उसके बाद जो वहां का शासक बना, वहां का जो पेशवा बना, वो उनका भाई नारायण राव बना। ही वॉज किल्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव। और नारायण राव को उसके चाचा रघुनाथ राव ने मार दिया। हु देन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। और उसके बाद इसने यानी कि रघुनाथ राव ने खुद को पेशवा बना लिया। ये किल्ड हुआ यानी कि नारायण राव को मारा गया रघुनाथ राव के द्वारा, जबकि माधव राव जो थे वो मर गए, उनका निधन हो गया। द ब्रिटिश ऑल्सो सपोर्टेड हिज क्लेम बट द मराठाज बैक्ड नारायण राव सन माधव राव टू। द ब्रिटिश ऑल्सो सपोर्टेड हिज क्लैन बट द मराठा बैक्ड नारायण राव सन एज माधव राव टू, सन्स माधव राव टू। जो ब्रिटिशर्स थे वो इसका यानी कि रघुनाथ राव का सपोर्टेड हिज क्लेम, रघुनाथ राव का समर्थन करते हैं। जो अंग्रेज है वहां पर इसको फायदा दिखता है कि चलो हम रघुनाथ राव का समर्थन करते हैं, और किया होगा तभी जाकर उन सारे शक्ति और उन सारे बैक सपोर्ट के कारण से उसने अपने भतीजे नारायण राव को मारा था। तो यहां पर अंग्रेज जो है वो समर्थन करता है रघुनाथ राव का। बट द मराठाज बैक नारायण राव सन माधव राव टू। लेकिन मराठा जो है वो नारायण राव के बेटा यानी कि इसकी जिसकी हत्या कर दी गई थी उसके बेटा माधव राव द्वितीय का समर्थन करता है, और वो चाहता है कि ये जो है ये पेशवा बने। वो रघुनाथ राव को का समर्थन नहीं करता है क्योंकि वो गद्दार था, क्योंकि वो अपने भतीजे को मारकर पेशवा बना था अंग्रेजों के सपोर्ट से। तो मराठाओं को लगता है कि हमें नारायण राव के बेटा माधव राव द्वितीय का समर्थन करना चाहिए, और वो करते हैं। अ सिविल वार ब्रोक आउट। और इसी पर एक गृह युद्ध हो जाता है अंदर ही, एक रघुनाथ राव का पक्ष और एक नारायण राव के बेटे का पक्ष, जहां पर अधिकांश जो मराठा लोग थे वो समर्थन में थे। द मराठा लेड बाय नाना फडणवीस, अ ग्रेट मराठा मिनिस्टर, fought against रघुनाथ राव एंड हिज ब्रिटिश अलाई एंड डिफीटेड देम इन 1779। और इसी के बाद जब गृह युद्ध होता है तो मराठा के तरफ से जो मराठा के एक बहुत महान मंत्री थे नाना फडणवीस, वो लड़ाई लड़ते हैं, एज ए लीडर नेतृत्व करते हैं, और वो रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के जो गठबंधन है उसको अच्छे तरीके से हरा देते हैं वर्ष 1779 में, वर्ष 1779 ईयर 1779 में। द ब्रिटिश वाज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वडगांव by which they had to surrender all the territories acquired by the company since 1773। और इस हार के बाद, नाना फडणवीस की जीत के बाद और अंग्रेजों के हार के बाद, अंग्रेजों को एक ट्रीटी, एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वडगांव में। इसीलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वडगांव कहते हैं। वर्ष 1773 में यह ट्रीटी होता है, जहां पर यह हस्ताक्षर कर यह स्वीकार करना होता है कि आपने यानी कि अंग्रेजों ने वर्ष 1773 के बाद जितने भी क्षेत्र को कब्जे में लिया है वो सब लौट आएगा। Since 1773, Warren Hastings, the Governor General, attempted to restore the prestige of the company and sent a strong force which captured Surat in 1779 and Gwalior in 1789। अब इसके बाद तो अंग्रेजों का जो
शक्ति है उस पर सवाल आता है कि आखिर ये अंग्रेज जो है ये नाना फडणवीस की सेना से हार कैसे गया। तो फिर क्या होता है कि वारेन हास्टिंग जो है, जो गवर्नर जनरल होता है, वो फिर से अपने प्रेस्टीज को, अपने कंपनी के प्रेस्टीज को, अपने कंपनी के सम्मान को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अपने देश से, अपने पास से एक स्ट्रांग फोर्स, एक मजबूत सैन्य शक्ति को भेजता है, जो वर्ष 1779 में सूरत पर कब्जा कर लेता है और वर्ष 1780 में ग्वालियर पर कब्जा कर लेता है। द ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 ब्रॉट एन एंड ऑफ द वॉर। लेकिन सालबाई की संधि के साथ, यानी कि ट्रीटी ऑफ सालबाई जो 1782 में हुआ था, उसके बाद यह युद्ध यानी कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो समाप्त हो जाता है। द ट्रीटी रिजल्टेड इन अ रिलेटिव प्लेस बिटवीन द मराठाज एंड द कंपनी अंटिल द सेकेंड एंग्लो वॉर वाज ब्रोक आउट। और इस ट्रीटी के बाद, इस ट्रीटी में दोनों को अपना अपना स्थान दिया जाता है, अपना अपना संधि दिया जाता है, अपना अपना जगह दिया जाता है। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वडगांव में तो अंग्रेज जब हार गए थे तो नाना फडणवीस की आर्मी ने कहा था, नाना फडणवीस का नेतृत्व ने कहा था कि आप 1773 के बाद जितने भी क्षेत्र को लड़े हो और कब्जे में लिए हो वो सबको लौटा दो हमको। वो लोग लौटा देते हैं। अब फिर इन लोगों को दिक्कत होता है, इन लोग के सम्मान को ठेस पहुंचता है। फिर ये लोग यहां नहीं कहीं और सूरत और ग्वालियर को कब्जे में कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुमको मेरी शर्त माननी होगी, नाना फडणवीस को मेरी शर्त माननी होगी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों जैसे जैसे जहां जहां हैं वहां वहां रहे, कोई लौटाने की बात नहीं होगी। तो ये सारी चीजें होती है और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1782 में समाप्त हो जाता है, जो कि 1775 में शुरू हुआ होता है। अब हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चित्र को देख ले, यही वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों को हराया था इस मराठा वार में, फर्स्ट और मराठा वार में, जिसका नाम है नाना फडणवीस। तो इस चित्र को देख चुके हैं आप लोग। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम लोग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो पृष्ठ संख्या 20 पर है उसको शुरू करते हुए उसके आगे बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। तब तक इस कक्षा को देते हैं विराम।